काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आज देश देशांतर में बात संसद के मॉनसून सत्र की। संसद की कार्यवाही बुधवार 11 अगस्त 2021 को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गई। इस तरह से संसद का मॉनसून सत्र 2 दिन पहले ही समाप्त हो गया। मॉनसून सत्र के लिए 19 जुलाई से 13 अगस्त तक की तारीख जो है वो तय की गई थी। विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा में 96 घंटों में मात्र 21 घंटे काम हुआ, वहीं राज्यसभा में 98 घंटों में महज 28 घंटे कामकाज हो पाया। राज्यसभा में कार्यवाही के नाम पर जो कुछ हो रहा है उस पर तो सभापति एम वेंकैया नायडू भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि सदन में चल रहे हंगामे और गतिरोध के चलते उन्हें रात को नींद नहीं आई। सदन की गरिमा का संसद की कार्यवाही के दौरान ख्याल नहीं रखा गया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया। इस तरह से मॉनसून सत्र जो है वो 2 दिन पहले ही समाप्त हुआ और हम जानते हैं कि जो उत्पादकता है वो भी बहुत ज्यादा कम रही। कुछ महत्वपूर्ण जो बिल हैं लोकसभा से, जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित संविधान का 127वां संशोधन विधेयक, साथ ही दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक लोकसभा से, जबकि राज्यसभा की बात करें तो संविधान का 127वां संशोधन विधेयक 2021, साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 सहित कुछ और महत्वपूर्ण जो हैं विधेयक पास किए गए। लेकिन ओवरऑल संसद की कार्रवाई की हम बात करें, उस पर इस पूरे सेशन के दौरान किस तरीके से कार्यवाही चली, क्या उत्पादकता रही, किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, किन अहम बिलों को पास किया गया, तो मॉनसून सत्र का जो है पूरा लेखा जोखा, पूरा अवलोकन समझने की कोशिश करेंगे अपने 2 बेहद खास मेहमानों से। मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रदीप सिंह, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्वागत है सर आपका। साथ ही के वी प्रसाद हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत प्रदीप जी मैं आपसे करना चाहूंगी। मॉनसून सत्र अपने तय समय से 2 दिन पहले ही समाप्त हो चुका है। ओवरऑल मॉनसून सेशन को समेटने की मैं बात करूं, शुरुआत आपसे, तो आप किस तरीके से देखते हैं? मॉनसून सत्र जो है इस देश के संसदीय जनतंत्र के लिए एक शर्म का अवसर था। जिस तरह का व्यवहार सांसदों ने किया, जिस तरह का आचरण किया, आपको सरकार से 100 शिकायतें हो सकती हैं, सरकार की कमियां भी हो सकती हैं, लेकिन इस तरह का आचरण करने का अधिकार इस देश का संसदीय जनतंत्र आपको नहीं देता। संसद की नियमावली आपको यह अधिकार नहीं देती। आपसे उम्मीद की जाती है कि आपका आचरण ऐसा होगा कि दूसरे लोग उसकी
कॉपी करें या उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। जी। आप एक मानक स्थापित करें। हम्म। शुरू से ही ये बात विपक्षी दलों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था, ज्यादातर, सब नहीं, ज्यादातर विपक्षी दलों ने, कि ये संसद का सत्र नहीं चलने देंगे। क्यों नहीं चलने देंगे? क्योंकि उनके नजर में किसानों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, कोरोना का मुद्दा, उसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा, अर्थव्यवस्था का मुद्दा, ये सब गौड़ था। पेगासस का मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट था। तो रणनीति तय करने का अधिकार विपक्ष को है कि वो किस मुद्दे को सबसे ज्यादा प्रमुखता देना चाहता है, किसको कम देना चाहता है। लेकिन आपने जो रणनीति अपनाई उसका नतीजा क्या हुआ? आप इन सब मुद्दों पर सरकार को घेर सकते थे, सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जी। पेगासस पर भी आपकी बात सरकार ने मानी नहीं, उस पर भी बहस नहीं हुई। तो आपको, आपकी इस रणनीति से आपको हासिल क्या हुआ? आपने संसद को सड़क बना दिया। जिस तरह का आचरण आंदोलन के दौरान अगर स्थिति बिगड़ जाए सड़क पर होता है, उस तरह का आचरण सांसद करें, ये कैसे क्षम्य हो सकता है? मेरी नजर में ये जो कुछ भी हुआ है परसों और कल, इन दोनों मामलों में जिन सांसदों का दोष है, उनका दोष तय करके उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो आगे आने वाले समय के लिए नजीर बने, कि फिर कोई सांसद इस तरह का व्यवहार करने की कोशिश भी न करे। बिल्कुल। मुद्दे संसद बहस के लिए है, चर्चा के लिए है, कानून बनाने के लिए है। संसद मेज पर खड़े होकर हुल्लड़ मचाने के लिए नहीं है। संसद मंत्री से स्टेटमेंट की कॉपी लेकर फाड़ने के लिए नहीं है, उसको फाड़कर लोगों के ऊपर फेंकने के लिए नहीं है। तो ये सब जो किया गया, ये इसने भारतीय जनतंत्र को शर्मसार किया गया है। ये जो विजुअल्स हैं ये पूरी दुनिया में, और आप सोचिए कि भारतीय जनतंत्र के बारे में उनकी क्या राय बनेगी। विधानसभा के जो सदस्य देख रहे होंगे वो क्या सोच रहे होंगे, उसके अलावा नगर महापालिका के सदस्य हैं, उनकी क्या राय बनेगी। उनको लगेगा कि यही स्टैंडर्ड है जी। इसी तरह का आचरण होना चाहिए सदन में। बिल्कुल प्रदीप जी, जो तस्वीर मॉनसून सत्र में संसद की देखने को मिली, या यूं कहें कि हमारे सांसदों ने दिखाई, वो दरअसल तस्वीर बिल्कुल अच्छी नहीं कही जा सकती, जनतंत्र को शर्मसार करने वाली है। केवी प्रसाद जी, मैं आपका रुख करूंगी, और उत्पादकता की अगर हम बात करें, कामकाज की बात करें, जो शोर शराबा हुआ उसके अलावा जो काम है उसमें भी जो तस्वीर है वो बेहद खराब आई। लोकसभा में 96 घंटों में मात्र 21 घंटे काम हुआ। राज्यसभा की बात करें तो 98 घंटों में महज 28 घंटे काम हुए। सभापति राज्यसभा ने तो इस पर बहुत अफसोस जताया और उन्होंने कहा कि इस बात से दरअसल वो बेहद आहत हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है, क्योंकि संसद लोकतंत्र का मंदिर है, पूरा देश, पूरी दुनिया उसको देख रही है, और जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं या कुछ मुद्दे उठा रहे हैं जिससे संसद नहीं चल पा रही है, हासिल क्या है? जो सवाल प्रदीप जी ने उठाया, और दरअसल इस पर किस तरह का रुख अख्तियार होना चाहिए? देखिए, इसमें दो चीज़ है। एक तो जो भी विजुअल्स हमने देखी है, वाकई सबको दुख होता है कि संसद जिसे हम कहते हैं हमारे देश का सबसे बड़ा पंचायत है, यहाँ पे सांसद आते हैं जिनको कहा जाता है, और वो उनको एक प्रणाली के तहत 3-4 जो कार्य सामने होते हैं उस पर काम होता है। एक तो चर्चा, मुद्दों पे बहस, जन कल्याण के मुद्दे उठाना और सरकार को उस पर बाध्य करना, और साथ ही साथ जो सरकार की प्रतिबद्धता है, सरकार की जो प्राथमिकता है, कानून जो देश में उन्होंने लगता है बनाना, उस पर बहस हो और चर्चा हो और उसको आगे लेके जाना, जो भी प्रक्रिया है उसके तहत। अब इसमें देखिए, पिछले कई वर्षों से, ये करीब 21 साल से 25 साल अगर आप कहें, प्रदीप जी भी इस बात को गवाह देंगे कि विपक्ष का ये रवैया बिगड़ता ही जा रहा है। जो भी पार्टी विपक्ष में रही है, किसी भी वक्त अलग अलग संसद में अलग अलग दल अलग अलग वक्त पे विपक्ष की भूमिका निभाते रहे हैं। वो कोई ना कोई इस तरह का, जिसे कहते हैं स्टॉलिंग टैक्टिक्स, या संसद को ना चलने देने की कोई ना कोई जरिया बना है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है।
उसकी वजह क्या है, ये राजनीतिक दलों को आपस में बैठ के सोच के निकालना चाहिए ना कोई रास्ता, और ऐसा नहीं है इन्होंने नहीं सोचा। जी। जैसे एक बार शायद मैंने पहले भी इसी चैनल पे जब हम चर्चा में बैठे हुए थे 1996-97 में जब 50 साल का वर्षगांठ मना रहे थे, तो सारे लीडरों ने इस पे एक रेजोल्यूशन पास किया, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, जिसमें उस वक्त के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, उस वक्त के प्रधानमंत्री देवेगौड़ा, तमाम सारे लीडरों ने, चंद्रशेखर वगैरह सब ने हस्ताक्षर की है उस रेजोल्यूशन में कि किस तरह का आचरण होना चाहिए। और उसके बाद कई सारी इश्यूज उठती गई, लेकिन जैसे कहा कि इससे पहले चाय सूखी नहीं फिर वापस। तो वजह क्या है? वजह यह है कि जैसे प्रदीप जी ने इसके बात की, संसद में कुछ मुद्दे होती है जो विपक्ष उठाना चाहती है और सरकार की अपनी प्राथमिकता होती है। और पुरानी कहावत है, ऑपोजिशन हैज इट्स से, गवर्नमेंट विल हैव इट्स वे। यानी कि सरकार में जो विपक्ष है वो अपनी कहने का हक रखती है और सरकार को अपना काम कराने का हक है। तो इस बीच में रास्ता निकाल के ही कार्य होता है। लेकिन इस बारी जो देखा गया पूरी तरह एक तरह से वो जो आपसी जो बात रही है वो दिखी नहीं बिल्कुल। ठीक है, तो वो दिखी नहीं, वो आपसी सामंजस्य नहीं दिखा, वो समझ नहीं दिखी, और दरअसल संसद को चलाने की कोशिश भी जो है वो नहीं दिखी, अगर हम सामूहिक रूप से सभी सांसदों पर इसकी जिम्मेदारी डालें। प्रदीप जी, ये देश और देश क्या पूरी दुनिया, और खासकर अगर हम भारत की बात करें, 2 साल से हम एक बड़ी महामारी से, एक ऐसी चुनौती से जूझ रहे हैं, कोविड महामारी से, जिससे पूरा देश जो है अस्त व्यस्त हुआ, तमाम क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ा और तमाम लेवल पर से उबरने के प्रयास अभी भी किए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कितने महत्वपूर्ण मुद्दे थे इस बार संसद में डिस्कस करने के लिए? कोविड महामारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, और अगर हम बात करें किसानों का भी मुद्दा, लेकिन एक पेगासस का मुद्दा, क्या ये इतना महत्वपूर्ण था कि बाकी सारे मुद्दों पर भारी पड़ गया और पूरी जो संसद है वो पेगासस के मुद्दे पर एक तरह से उसी तरफ, उसी लय में चली गई? नहीं, देखिए, बिल्कुल सही बात है, ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण थे और मुझे लगता है कि विपक्ष जो है ये जब तक पेगासस का मुद्दा नहीं आया था इसी को सबसे बड़ा मुद्दा मान रहा था। और राज्यसभा में कोरोना पर बहस हुई, लोकसभा में नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर बहस शुरू हुई और बंद करना पड़ा। क्यों ये हंगामा होता? मैं प्रसाद जी की इस बात से सहमत हूं कि पिछले 20-25 साल में कोई भी विपक्षी दल हो, सबका आचरण अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है जी। हंगामा एक तरह से अपवाद की बजाय नियम बन गया। लेकिन होता क्यों है? होता इसलिए है कि जो दल हैं उनके नेता, उनका शीर्ष नेतृत्व तो ये चाहता है, सांसद जो करते हैं वो अपने नेता को खुश करने के लिए करते हैं। उनको मालूम है कि इसके लिए हमको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा, बल्कि हमको पुरस्कृत किया जा सकता है। तो ये समस्या सांसदों की उतनी नहीं है मेरी नजर में जितना पार्टियों के नेताओं की है। और ये पार्टियों के नेताओं की समस्या क्यों है? वो ये है कि 2004 से एक ट्रेंड चला है कि जो मैंडेट आया है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो भी विपक्षी दल है, सत्ता से जो बाहर जाता है, उसको लगता है कि हमको हारना नहीं चाहिए था, हमको पता नहीं क्यों हरा दिया गया है, ये तो हमारा हक था। आप 2004 से 2009 तक देखिए, बीजेपी ने किया। 2009 से 2014 तक जो मुख्य विपक्षी दल बीजेपी था और दूसरे पार्टियां, उनको इतने घोटाले सरकार के मिले कि उनका जो है हंगामा और इस तरह की कार्रवाई एक तरह से जस्टिफाई होती है। लेकिन 2014 से अब 2021 तक कांग्रेस पार्टी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वो चुनाव हार गई है। इस वजह से ये तीसरी बात, संसद में किसी मुद्दे को उठाने पर बहस अगर उस पर होती है तो उसके लिए तैयारी की जरूरत होती है। आपको पढ़ के आना पड़ेगा, उस विषय की जानकारी लेकर आना पड़ेगा जी। लेकिन अगर हंगामा मचाना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। आप सुबह उठिए, नहा धो के तैयार होइए और आके संसद में हंगामा शुरू कर दीजिए। 19 जुलाई से लगातार हमने देखा कि यही दृश्य संसद में दिखा कि सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी दल के सांसद वेल में पहुंच गए। आप वेल में पहुंच गए, उसके बाद कहते हैं कि हम बहस चाहते हैं। तो वेल में जाकर तो बहस नहीं हो सकती कोई।
आप अगर सभापति से या जो भी पीठासीन अधिकारी है उससे कोई मांग करते हैं तो पहले आपको अपनी निर्धारित सीट पर, आसन पर जाना होगा। विपक्ष उसके लिए तैयार नहीं था। ये जो है सरकार के लिए एक तरह की सुविधा होती है कि वो तमाम कड़े सवालों से, तमाम असुविधाजनक सवालों से बच जाती है। तो मैं तो कहता हूं कि विपक्ष ने परोक्ष रूप से एक तरह से सत्तारूढ़ दल की मदद की है, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में इस देश की संसदीय मर्यादा को उन्होंने धूल दूषित किया है। ये आचरण जो है, ये जो 2 दिन हम लोगों ने देखा, ये हंगामे से बहुत आगे का मामला है और ये मेरा मानना है कि समय आ गया है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, आज एक पार्टी है, कल दूसरी होगी। जो आज विपक्ष में है कल सत्ता में हो सकता है, जो आज सत्ता में है वो कल विपक्ष में थे। तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या इसी तरह संसद चलेगी। अगर इस तरह का आचरण रहेगा तो फिर लोगों को सोचना पड़ेगा कि संसद की जरूरत है भी कि नहीं। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। केपी प्रसाद जी, जो मुद्दे अभी थोड़ी देर पहले मैंने गिनाए अपने सवाल के दौरान प्रदीप जी से, बहुत ही अहम मुद्दे थे इस बार मॉनसून सत्र में डिस्कस करने के लिए, लेकिन एक पेगासस का मुद्दा जो है उन सब पर भारी पड़ता है। मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपका एनालिसिस चाहूंगी कि हम लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, आपको क्या लगता है कि इन मुद्दों को तरजीह दी गई, चाहे चर्चा की बात करें या उनको उठाए जाने की बात करें, या आप भी यही समझ रहे हैं कि हंगामे या फिर गतिरोध की नीयत से जो है इस पूरे मॉनसून सत्र को एक तरह से जाया जाने दिया गया? देखिए, ये तो साफ है कि सत्र जाया चला गया, अब तो इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस तरह के आंकड़े आपने बताए हैं उससे साफ है, और 2 दिन पहले ही उसको एडजर्न करना पड़ा क्योंकि कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। सवाल, जैसे प्रदीप जी ने इस बात को कहा कि मुद्दे कई सारे हैं, महत्वपूर्ण हैं विपक्ष की तरफ से। ये पहले भी जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है वहाँ पे बातें की जाती हैं, और हमेशा जो बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज हैं उसमें भी प्राथमिकता तय की जाती है। लेकिन जब पेगासस का मुद्दा आया, ये एक राजनीतिक फैसला है सारी विपक्षी पार्टियों का कि इस मुद्दे को सबसे पहले हम इसको उठाएंगे, और इसके तहत भी उन्होंने सरकार के सामने कुछ मांग रखी थी। शायद उनमें एक मांग ये थी कि गृह मंत्री इस चर्चा में भाग ले, बैठे और सुने, क्योंकि उनका मानना था कि ये पूरा संदर्भ गृह मंत्रालय से, जो भी उनका अपना तो अपेक्षा जो उन्होंने रखा। तो सवाल ये है कि ये मुद्दे तय करने वाले हैं सांसद के लोग, संसद में जो सांसद हैं वो और उनकी पार्टियां तय करेंगी, उसमें प्राथमिकता वो तय करेंगी। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, संसद में ये होता है कि सदन में सारे दलों को मिलके सदन चलाने का तरीका ढूंढना चाहिए, और ढूंढते भी रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ, पहले भी कई सारे मुद्दे ऐसे उठे हैं जिसमें कई बार सरकार, उस वक्त की सरकार को नामंजूर हो, लेकिन कुछ ना कोई रास्ता निकाल के, हल निकाल के फिर संसद में तैयारी करके आते हैं और वो बातचीत करते हैं। एक सवाल जो प्रदीप जी ने भी कहा, उसमें ये हुआ कि जैसे तैयारी है नहीं है, वो एक बात हुई। पिछले कई सालों से ये बात संसद में ही अक्सर सुनाई दिया, लोगों ने ये बात कही, मेंबरान ने, कि मुद्दा छिड़ जाता है, बहस चलने लगती है, विपक्ष अपनी बात करती है और उसके बाद हंगामा कर देती है, तो सरकार की तरफ से जो सफाई या पेशानी है वो ठीक तरह से नहीं आती। तो इस तरह के भी व्यवधान पैदा किए गए। तो जिसे कहा कि अगर आचरण में समस्या है, उसमें हमने क्या कोशिश, सारे दलों ने मिलकर कोशिश की। जैसे आपको याद होगा कि सत्र से पहले ठीक लोकसभा स्पीकर ने अपने कई सारे जो इंटरव्यू दिए थे 2 साल पूरे करने पे, उन्होंने एक बात रखी थी जो कि बहुत अच्छी बात थी। उन्होंने कहा अगर नियम में कोई कानून का प्रावधान चेंज करना है, जैसे शायद कमेटी मीटिंग्स को लेकर कोई बात उठी थी कि इसमें वेब पे या कोई इस तरह के हम क्यों ना करें, तो उन्होंने कहा कि कानून में हमारे रूल्स में इस तरह का प्रावधान नहीं है और किसी ने इस पर कोई बात भी नहीं की। तो उस जैसे मूलभूत मुद्दे को अगर सदन के दौरान उठाया जाए और रूल्स कमेटी के तहत लेके जाया जाए तो आगे रास्ता निकलता है, और रास्ता भी निकालेंगी सांसद और उनकी अपनी कमेटियां। बाहर में कोई मदद नहीं हो पाएगी, ये सब जानते हैं, ये सबको पता है। कई सालों से, कई वर्षों से वो संसद में है, संसदीय प्रणाली है और पूरा तंत्र है उनको मदद करने के लिए। सवाल यह है कि जैसे राजनीतिक दृष्टिकोण क्या होता है, और ये कई बारी पहले भी सुना था, एडवाइजरी कमेटी मीटिंग या लीडर्स मीटिंग में साफ तौर से कहा जाता है जी आज हम सदन नहीं चलने देंगे। अब आपने जैसे कहा जी मन बना के आ गए कि सदन नहीं चलने देना, तो फिर ये जो
चीजें देखते आए हैं पिछले 20-25 साल से, वही दृश्य देख रहे हैं। इस बारी तो बहुत ज्यादा देखा, जैसे बात हुई कि टेबल पे ही चढ़ के कोई सांसद दिखे, तो इस तरह तो ऐसी चीजें हो रही है, ये तो हम सबके सामने है इस वक्त। जी बिल्कुल। प्रदीप जी, चूंकि वक्त की भी कमी है और अब हम चर्चा के आखिरी छोर पर हैं, आपसे मेरा सवाल ये है कि संसद का मॉनसून सत्र जिस तरह की तस्वीर दिखा के गया, क्योंकि हम जानते हैं कि संसद को चलाना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। अगर कहीं कोई समस्या है तो उसका हल भी चर्चा से ही निकलेगा। कई बार सत्ता पक्ष ने, सरकार ने या संसद के पहले ये अपील की जाती है कई बार प्रधानमंत्री की ओर से भी कि जो संसद है वो सुचारू रूप से चली, सभी दल जो है, उसके नेता जो है इसमें सहयोग दें। इस बार संसद की कार्यवाही के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। ऐसा लगा कि नीयत ही नहीं है कि संसद को चलने दिया जाए, यानी कि वो बहुमूल्य समय, वो सारा खर्च, वो सारा तामझाम और जनता की उम्मीदें जो टिकी हैं कि इस बार मॉनसून सत्र में क्या निकलेगा, वो दरअसल मायूस कर गया इन तस्वीरों के माध्यम से। बिल्कुल, देखिए अभी प्रसाद जी ने जो बात कही ना, कई बार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ही ये तय हो जाता है कि आज नहीं चलने देंगे। ये सहमति से होता है अक्सर कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति हो जाती है कि आज आप 2 घंटे हंगामा कर लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा समय ज्यादा रुक के हमारा ये बिल पास करा दीजिए, तो दोनों का काम हो जाता है। लेकिन ये उससे बहुत आगे चला गया है मामला। ये वहां जब तक ये इस तरह की सहमति होती है तब तक बात दूसरी होती है। हंगामा जब अपवाद से नियम बन जाए तो इसका मतलब बीमारी लाइलाज हो गई है, इसके लिए सर्जरी की जरूरत है। आज जो परिस्थिति है उसमें एक कड़ा फैसला दोनों पीठासीन अधिकारियों को, सरकार को और विपक्षी दलों को बैठकर लेना पड़ेगा कि ऐसा आचरण करने वाले सांसदों के साथ क्या किया जाए। ये निलंबन, चेतावनी, इस सब से बात नहीं बनने वाली जब तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा कि आगे से किसी के मन में ये विचार आए ही नहीं, तब तक ये स्थिति सुधरने वाली नहीं है। और जो आचरण इस सत्र में रहा है वो दरअसल एक तरह से जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। आप संसद की प्रासंगिकता पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। लोगों के मन में होगा कि भाई हमारा इतना पैसा खर्च हो रहा है, पब्लिक का पैसा खर्च हो रहा है, और अगर आपको बहस नहीं करनी है, संसद चलानी नहीं है, तो फिर संसद के होने का क्या मतलब है? फिर तो जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं उन्हीं में सब चर्चा हो जाए और बाकी जो है कानून बन जाए। तो ये सांसदों को सोचना पड़ेगा कि वो अपने हित में ये कर रहे हैं या अपने अहित में कर रहे हैं। वो जनतंत्र का हित तो कतई नहीं कर रहे। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात की आपने प्रदीप जी कि संसद की प्रासंगिकता पे प्रश्न चिन्ह दरअसल सांसद खुद लगा रहे हैं अपने इस आचरण से। तो उन्हें अब ये सोचना होगा कि जनता ने जिस भरोसे, जिस उम्मीद और जिन अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के साथ उन्हें संसद में भेजा है, लोकतंत्र के इस मंदिर में उनकी बात को उठाने के लिए, समस्याओं पर चर्चा करने के लिए, कुछ कॉन्क्रीट निकालने के लिए, वो दरअसल हो रहा है या नहीं। अब जाते जाते के.वी. प्रसाद जी, मैं चाहूंगी क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से। जी देखिए, हम सब उम्मीद है, और जैसे अभी जो बात हो रही थी कि क्या कोई कड़ा फैसला लिया जाएगा, जिस तरह की बातें निकल के आ रही हैं, समझ में आ रहा है कि पीठासीन अधिकारी लोकसभा और राज्यसभा दोनों इस पे कुछ ना कुछ गहन विचार कर रहे हैं कि क्या तरीका हो, क्योंकि कई सारे प्रावधान हैं ऑलरेडी और उससे आगे कुछ सोचना हो उस पर भी। लेकिन ये सिर्फ इससे मैं ये नहीं कह रहा पहले होता रहा तो आज भी होना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता ढूंढना चाहिए इस चीज़ों पे एक तरह अंकुश लगाने के लिए। साथ ही साथ राजनीतिक दलों को अपने विचार करना चाहिए कि अगर संसद, जैसे प्रदीप जी ने कहा, इसकी प्रासंगिकता बनाए रखने की। बिल्कुल, आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया इस सार्थक चर्चा के लिए। बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके का आचरण दिखा वो भविष्य में ना हो, इसके लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शंस जो हैं वो दोनों पीठासीन अधिकारियों की ओर से उठाए जाने की ज़रूरत है। और सांसदों को भी, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, उस एहसास को समझना होगा जिसके साथ जनता ने उन्हें चुनकर लोकतंत्र के इस मंदिर में उनकी आवाज़ उठाने के लिए, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए, चर्चा करने के लिए भेजा है। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। फिलहाल देश देशांतर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।